हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। तो इस वीडियो में आप लोग जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं बैकग्राउंड में एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी, और कहीं ना कहीं आपके कमेंट्स, कहीं ना कहीं आपकी बातें, कहीं ना कहीं आपके दिल की भावनाएं, इस वीडियो में आपको वो सब चीजें मिल जाएंगी जो आप चाह रहे थे। तो ये आपके मन में था कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे सर हमें कुछ ऐसा बताइए कि 15 डेज पहले हम क्या स्ट्रेटजी बनाएं, क्या प्लानिंग करें कि हमारा जो टर्म 2 का एग्जाम है वो अच्छा जाए। तो भाई इसी से रिलेटेड बात करने आ गए हैं आपके अपने अभिषेक सर मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके काम की है, हो नहीं सकती, मैं बोल रहा हूं है, ठीक है। तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आप वीडियो के पीछे देख रहे हैं कि प्लान एंड स्ट्रेटजी। तो चीजों को समझ के प्लानिंग करनी है। प्लानिंग आप ही को करनी है, लेकिन कैसे करनी है। स्ट्रेटजी आप ही को बनानी है, लेकिन कैसे बनानी है, ठीक है। 15 दिन पहले एग्जाम है सर पे, तो क्या करें। तो चलो आओ इस वीडियो को सुनो पूरा। तो यहां पे मैंने आप लोगों को बांट दिया है 2 ग्रुप्स में। तो जैसे आप देख रहे हो, एक ग्रुप जिसको मैंने बोला है जो वर्क अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल है, मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने साल की शुरुआत से एमबी को ज्वाइन किया हुआ था या अपने स्कूल में प्रॉपर तरीके से एक टाइम टेबल को फॉलो करते हुए, एक मकसद, एक एम फिक्स करते हुए तैयारी कर रहे थे, उन लोगों को मुझे नहीं लगता उस लेवल का स्ट्रेस या उस लेवल की एंजाइटी होगी जो इन बच्चों को होगी। कौन है ये बच्चे? ये हैं काउच पोटैटोस। तो मुझे भी ये शब्द अभी 4 दिन पहले ही मिला। आपकी अपनी स्वाति मैम, जो आपकी इंग्लिश टीचर हैं, आपकी अपनी स्वाति मैम ने ये नाम आप लोगों को बताया अपनी वीडियो में। तो काउच पोटैटोस आर बेसिकली दैट स्टूडेंट्स, मैं ऐसा बोलूंगा, जहां पे मैं उन बच्चों को काउच पोटैटोस बोल रहा हूं जिन्होंने साल भर ना टेंशन ली है, ना उनको पढ़ाई की कोई टेंशन थी, ना किसी तरह की एंजाइटी थी। ये वो बच्चे हैं जो शुरू से अभी तक, मतलब साल के शुरुआत से अभी तक बुक्स भी उठा के नहीं देख रहे थे प्रॉपर तरीके से, जो किसी तरह के टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर रहे थे, जो कि सोशल मीडिया के कीड़े थे। तो मैं ऐसा बोलूंगा, सोशल मीडिया के अगर आप जुड़े हुए थे, अपने पूरे सोशल मीडिया को साल भर चलाते रहे, मोबाइल और लैपटॉप आपने नहीं, मतलब छोड़ा ही नहीं, एक टाइम टेबल को आपने फॉलो नहीं किया, आपके पास कोई प्लानर नहीं था, आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, अगर आप उनमें से हो तो मैंने आपको यहां पे एज अ काउच पोटैटो बोला है। रीजन क्यों, किस लिए, वो मैंने आपको बताया। तो यहां पे अब ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो बहुत ज्यादा काम की है। द रीजन इज बीइंग, क्योंकि अब आपके पास आ रही होगी एंजाइटी, अब हो रही होगी आपको टेंशन, अब आपके पेरेंट्स की तरफ से आ रहा होगा लोड, जिसको आपको उठा के फेंक देना है अगेन कचरे के डब्बे में। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये स्टूडेंट मेरे सबसे ज्यादा मनपसंद स्टूडेंट होते हैं। द रीजन इज बीइंग, साल भर तो टेंशन ली नहीं, तो भाई अब क्यों ले रहे हो। तो टेंशन, एंजाइटी नहीं, अब क्यों ना हम एक प्लानिंग की बात करें, क्यों ना हम एक स्ट्रेटजी की बात करें। तो नेक्स्ट जो मेरी स्लाइड है वो वही है कि अगर आपके पास एंजाइटी है, अगर आपके पास टेंशन है, अगर आपके पास कोई लोड आ रहा है पढ़ाई का, इस वीडियो को ध्यान से सुन लो। यहां पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। 15 दिन पहले तैयारी कैसे करें, इससे रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो चलिए एंजाइटी, टेंशन्स को उठा के फेंकते हैं कचरे के डब्बे में और चालू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। तो हमारा जो पहला शब्द है, जो पहला स्टेटमेंट है आपके लिए, वो ये है कि थोड़ा शांत मन से बैठो। मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है अपने घर के कमरे में बैठ के कि एकदम शांत मन से, एकदम कहीं पे साइलेंट जगह पे, एकदम शांत जगह पे बैठो, और आपको एक कागज पेन उठा लेना है। वहां पे ये लिखना है कि आपके पास ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, मतलब यहां पे ऐसी क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनको आपको सर्च करना। आप जानते हो सारी चीजें, ठीक है। यहां पे कुछ पॉइंट्स मैंने भी लिखे हैं, लेकिन आप जब खुद से बात करोगे ना, आपको ये चीज समझ आएगी कि कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके सराउंडिंग में हैं, जो आपका मन नहीं लगने दे रहे, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उनको एक कागज पे लिख लो, ठीक है। जैसे कि यहां पे लिखा भी है कि फाइंड फैक्टर्स वेस्टिंग योर टाइम एंड स्वीप देम अवे
स्वीप देम अवे का मतलब उसको अब टाइम है झाड़ू मारने का। वो कागज पे सबसे पहले एक काम करो कि भैया पेन से लिख लो कि आपकी वो क्या क्या डिस्ट्रैक्शन पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगने दे रहे। हो सकता है कई बच्चों के मोबाइल्स हो सकता है कई लोगों के पास लैपटॉप्स हो, आप में से हो सकता है आपका फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा हो कि हर 2 मिनट बाद कोई आपके घर में आ रहा है, चल यार घूम के आते हैं, चल यार बात करते हैं, चल यार फोन पे चैटिंग करते हैं। तो ऐसे अगर आपके फ्रेंड्स का ग्रुप है तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, फ्रेंड्स, और सबसे बड़ी चीज, अगर आपके घर वाले आपका प्रेशर बना रहे हैं कि किसी तरह के फंक्शन को अटेंड करना है, तुम्हें वहां चलना है, तो मैं कहूंगा अब समय नहीं है। अब वो समय है जब तुम अपने आप को प्रूफ कर सकते हो। ये वो समय है जो तुम यहाँ पे इन फ्यूचर किसी अच्छी जगह अगर पहुंच गए, कोई अच्छी जगह अगर तुमने ज्वाइन कर लिया, तुम्हारी पढ़ाई में अगर अच्छे मार्क्स आ गए, तो ये जितने रिलेटिव्स के फंक्शंस हैं ना, ये आपके कारण रखे जाएंगे, पोस्टपोन्ड हो जाएंगी चीजें, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं चीजों को पोस्टपोन कर दो, क्योंकि फैमिली में फंक्शंस आते रहेंगे। आज नहीं जा पा रहे, बाद में चले जाना, पूरा फ्यूचर रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो तैयारी का समय अभी है वो अभी है। अगर आपको लग रहा है कि आपका रिलेटिव फंक्शन भी आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आसपास आपके कोई डिस्ट्रैक्शन है, तो भाई सबको कागज पे लिख के उसको फाड़ दो एकदम बारीक टुकड़ों में और उसको मार दो झाड़ू। तो ये आपका सबसे पहला काम होना चाहिए, जो मुझे लगता है जो मैं भी करता था अपने समय में, मैं वही सारी चीजें आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो एक प्रॉपर प्लानिंग हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। तो पहला काम हमने किया कि एक कागज पे सारी चीजों को लिख लिया, और जब तुम्हें ये पता चल गया कि तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा लैपटॉप तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन बन रहा है, वैसे तो अभी मैं कहूंगा कि आप भी मुझे कहीं ना कहीं लैपटॉप पे या मोबाइल पे सुन रहे होंगे, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन में बोल किसको रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन में बोल रहा हूँ जब आप लोग हम जैसी चीज़ों को सुनने के लिए, मतलब हमारे लेक्चर्स, हमारी कोई स्टडी करने के लिए जब मोबाइल पे मन बना के बैठते हैं, तो वहाँ पे कुछ मूवीज़ के ऐड आ जाते हैं। रिसेंट बहुत अच्छी अच्छी फोटोज चल रही हैं, ठीक है, RRR मूवी, KGF मूवी, पता नहीं कौन कौन सी मूवीज आई जा रही हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट्स आए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आपको चीज़ें खींच के इनकी तरफ लेके जा रही हैं, तो ये आपका डिस्ट्रैक्शन पॉइंट है। डिस्ट्रैक्शन ये नहीं है कि आप हमें सुन रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप मोबाइल और लैपटॉप का यूज पढ़ने के लिए कर रहे हैं तो ये बहुत बेस्ट पॉइंट है। ये आप खुद अपने मन में अगर अपने आप से बात करोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि ये मोबाइल का यूज आप किस वे में कर रहे हो। तो ये आप ही को पता है, इसका कोई आपको पकड़ के आपसे पूछ नहीं सकता। तो ये आप जब अपने आप से खुद से बात करोगे ना, आपको जवाब मिलेगा कि आप कितना अच्छा मोबाइल और लैपटॉप का यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम है, उठाओ उसको, एक बॉक्स में बंद करो और अपने पेरेंट्स को दे दो। एक कसम खा लो कि अब मैं ये मोबाइल लैपटॉप कब छूऊंगा, ये मैं छूऊंगा जब मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है तो, ठीक है। नहीं तो अगर आप लोग पढ़ाई करने के लिए लैपटॉप मोबाइल यूज कर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट थिंग, आज के समय में इनकी जरूरत भी उतनी ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज, आपने एक कागज पे लिखा, उसको लिखने के बाद जब आपको यह पता चल गया कि वो आपका डिस्ट्रैक्शन है, आपको वो चीजें नहीं करनी, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, प्लान करो, प्रॉपर तरीके से एक चार्ट बनाओ, ठीक है। ये अपनी जो नोट्स हैं उनको मैं बोलूंगा यहाँ पे डायग्राम फॉर्म में उतारो। अब सर हम अपने नोट्स को डायग्राम रूप में कैसे उतारें, तो यहाँ पे इनको बोला जाता है ब्लॉक डायग्राम्स। आप ब्लॉक डायग्राम बनाना सीखो, ठीक है। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी बताएंगे कि आपको ब्लॉक डायग्राम सीखना है, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से नोट्स के ब्लॉक डायग्राम्स बनते हैं। फिशर बोन डायग्राम बहुत अच्छा एक जापानीज तरीका है। फिशर बोन डायग्राम, अपनी प्रॉब्लम को ढूंढो और जब अपनी प्रॉब्लम के आप फैक्टर्स लिखते हुए आएंगे, या मैं बोलूं अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप टॉपिक का नाम लिखो। ये टेल दिख रही है ना, ये पूंछ दिख रही है ना, आप यहाँ पे एक टॉपिक लिखो। जैसे मैंने मैथ्स का एक टॉपिक उठा लिया, कुछ भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मान लो, तो आपको यहाँ पे लिखना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्लियर।
अब आप जब यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है, तो आपको ये चीज पता चलेगी कि भाई सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या क्या सब पार्ट्स हैं, मुझे क्या क्या पढ़ना है। उसके अंदर सिर्फ इसी टॉपिक पे फिक्स रहो, क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके अंदर कितने फॉर्मूले आ रहे हैं, कितना प्रॉपर तरीके से पैटर्न, कितने क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के बन सकते हैं। जब आप ये सब कर लोगे तो ये टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। ये रिजल्ट है। क्या रिजल्ट है? जब मैं मछली की पूंछ से चलना चालू करूंगा और यहां इसके मुंह तक पहुंचूंगा तो एक प्रॉपर फिश बनती हुई मुझे नजर आएगी। इसलिए जापानीज वे में वहां के जो स्टूडेंट्स हैं वो ब्लॉक डायग्राम्स और फिशर बोन डायग्राम्स का यूज करते हैं। वो हर टॉपिक को उठा के इस एरिया में लिख लेते हैं। उन टॉपिक्स में क्या क्या छोटी बातें हैं जो एग्जाम से पहले हमें याद रखनी है, वो इनको डायग्राम रूप में यहां बना लेते हैं और उसके बाद वो यहां पे लिख देते हैं बड़े से अक्षरों में ओके। दैट मीन्स उनका टॉपिक हो गया तैयार। तो ये एक बात थी जो मैं आपको बताना चाहता था। ये सेकंड पॉइंट है इस चीज का। वो क्या है कि भाई प्रॉपर तरीके से प्लान करो, एक प्लान का फ्लो चार्ट बनाओ। ठीक है, फ्लो चार्ट मतलब ब्लॉक डायग्राम मैं आपको कह रहा हूं। ठीक है, आपके जितने नोट्स हैं उनको डायग्राम रूप में उतारो। आपने देखा होगा जब आप मूवीज देखने जाते हैं तो मूवीज देखने में आपको मूवीज की पूरी स्टोरी याद रह जाती है, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपको पढ़ाई याद नहीं रह पाती। रीजन क्या? भाई मूवी में मुझे चीजें बहुत अच्छी अच्छी दिखती हैं, उसकी सराउंडिंग बहुत अच्छी लगती है, डॉल्बी साउंड सुनाई देता है, पिक्चर्स दिखती हैं, कोई अच्छा मेरा मनपसंद हीरो दिखता है। तो भाई उन्हीं सब चीजों को अगर मैं कॉपी पे उतार लूं, ठीक है, अगर फोटोज बना बना के पढ़ाई करूं तो ये मेरी गारंटी है कि तुम्हें पूरे नोट्स अच्छे से याद हो जाएंगे। अब देखो पूरी तो चीजें आप ए से लेके जेड तक नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर साल भर पढ़ाई नहीं की है तो एक दिन में तो राजा नहीं बनने वाले। ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कम से कम उसको हम पढ़ तो सकते हैं। 15 दिन है और 15 दिन अगर आप 24 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारे घंटे, बहुत सारे मिनट और बहुत सारे सेकंड आपको दिखेंगे। आप देखोगे कि आप कितने पॉजिटिव वे में जा रहे हो। तो बी पॉजिटिव मैं बोलूंगा। पॉजिटिव रहते हुए अगर ये काम आपने आज से करना, अभी से करना चालू कर दिया, आप जब भी मेरी वीडियो सुन रहे हैं अभी से चालू कर दो, अभी से, वेट मत करो। आज करत सो अब, वो कहते हैं ना अभ्यास, तो ये अभी करना है हमें। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता था। सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि एक प्रॉपर तरीके से आप ब्लॉक डायग्राम्स बनाइए। आप अपनी कॉपीज उठाइए पुरानी। मेरी गारंटी है कि स्कूल की टीचर ने जो चीज पढ़ाई होगी आपने वो नोट्स तो बनाए होंगे, या आपने एमबी की चीजें पूरी सुनी होंगी, मतलब मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आपके पास सारी चीजें हैं। थोड़ा समय दो उन वीडियोस को, पूरा प्रॉपर तरीके से सुनो, उनके ब्लॉक डायग्राम्स बनाओ। मैं बोल रहा हूं पूरी चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपको यहां पे समझ आया। आगे समझिएगा, प्रिपेयर दोस चैप्टर्स दैट हैव हाई मार्क्स। थर्ड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अगर साइंस की बुक उठा रहे हो, आप अगर मैथ्स की बुक उठा रहे हो, मैथ्स में अगर आपके टर्म 2 में 7 चैप्टर्स आ रहे हैं तो उन चैप्टर्स को सबसे पहले मार्किंग करो जिसमें आपको स्कीम नोन है। स्कीम सब दी हुई है ऑनलाइन। ठीक है, अगर आप हमारी वीडियोस भी सुनेंगे तो हम लोग सब बताते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम मार्क्स में आएगा, कौन सा ज्यादा मार्क्स में आएगा, किस चैप्टर पे ज्यादा स्ट्रेस रखना है क्योंकि यहां से ज्यादा मार्क्स का सवाल आएगा। ठीक है, तो आपको उन चैप्टर्स को मार्क करना है। सबसे पहले 7 चैप्टर में से सिर्फ 4 ही चैप्टर या 5 ही चैप्टर ऐसे होंगे जहां से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। आप बाकी 2 चैप्टर को छोड़ दो, चलेगा, लेकिन ज्यादा मार्क्स के चैप्टर पे पहले फोकस कर लो। ठीक है, क्योंकि 15 दिन बच्चे, साल भर पढ़ाई नहीं की तो राजा नहीं बनने वाले, मैं बार बार बोलने वाला हूं। ठीक है, आगे देखिएगा, रिवीजन ऑन व्हाट यू हैव स्टडीड। आपने साल भर कुछ तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा, जो अभी पढ़ रहे हो, आपको अगर इस टेंशन में, इस स्ट्रेस में रहोगे कि नहीं आता कुछ, तो मैं बोलूंगा और कुछ नहीं पढ़ पाओगे। मैं ये बोल रहा हूं सारा स्ट्रेस साइड कर दो, डस्टबिन में हमने अभी बोला ही फेंक दो,
अब आपको क्या करना है, तो आपको अभी पढ़ना है, जो आता है उसको पहले रिवाइज करो। तो टर्म 2 में जो चैप्टर्स आ रहे हैं, ऐसे 1-2 चैप्टर्स पक्का होंगे जो हर आपकी बुक के रेडी होंगे, मतलब आपको आते होंगे। वो 2 चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करते रहो, सिर्फ रिवाइज करते रहो। तो यहां पे मैं कहूंगा 4th पॉइंट की रिवीजन वो करते रहो जो तुम्हें आता है, ठीक है। अब आप उन चैप्टर्स को हाईलाइट करो जहां से ज्यादा मार्क्स आने हैं, तो उनको आप ध्यान देना पहले चालू करो, सो दैट जब मैं एग्जाम देने जाऊं तो सबसे पहले मैं ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस को खत्म कर दूं। तो जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे अगर वो सॉल्व हो गए तो 1-1, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन तो हम ऐसे ही कर लेंगे यार, आराम से हो जाते हैं। तो यहां पे आपको एक पॉजिटिव नेचर मिलेगा, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा। आगे क्या लिखा हुआ है कि डोंट बी इन स्ट्रेस, स्ट्रेस में रह के पढ़ाई मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, स्ट्रेस में रह के पढ़ाई मत करना, ठीक है। टेक प्रॉपर स्लीप, सोना बहुत जरूरी है, सोना मतलब नींद बहुत जरूरी है। 8 घंटे की नींद, एकदम से अपना शेड्यूल मत बिगाड़ना, क्योंकि साल भर आपने बॉडी को, दिमाग को तैयार करके रखा है ज्यादा नींद के लिए, और एकदम से एग्जाम के समय अगर आपने सोने का समय कम कर दिया, सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटे सो रहे हैं, तो आपको यहाँ पे स्ट्रेस आएगा, आपकी तबीयत बिगड़ेगी। तो वो काम मत करिए, एकदम टेंशन फ्री रहिए। मैं आपको बोल रहा हूँ पेपर बहुत ईजी आने वाला है, लेकिन थोड़ा बहुत तो तैयारी खुद रख के जानी पड़ेगी। वो थोड़े बहुत की प्लानिंग हम अभी कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, क्या क्या करना हो क्या क्या नहीं करना। तो 4 पॉइंट तुमने यहाँ सीखे, उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जब ये चारों पॉइंट फॉलो कर रहे हो तो स्ट्रेस में मत करना, ठीक है। तो डोंट बी इन स्ट्रेस, टेक प्रॉपर स्लीप एंड डोंट कीप वॉकिंग ऑल द नाइट फॉर मेकिंग प्रिपरेशन। इसका कहने का मतलब ये है कि कई बच्चों में ये मैंने नोटिस किया कि नींद ना आने के कारण रात में वो लोग रात भर पढ़ाई करते हैं। और कैसे पढ़ते हैं, वो ऐसे बुक हाथ में उठा लेते हैं और रट्टे मारते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ डोंट वॉक इन नाइट, मतलब यहाँ पे रट्टे मारने वाला काम मत करना, ठीक है। जो काम करना है वो हाथ चला के करना। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सिलेबस इतना है तो तुम इतना काम करो, लेकिन अच्छे से करके जाओ, ठीक है। थोड़ा करो, प्रॉपर तरीके से करो, सो दैट कॉन्फिडेंस आए। जब तक पेन नहीं चलेगा कॉपी पे, तब तक मुझे लगता है कि चीजें उतनी प्रॉपर तरीके से याद नहीं हो पाती जितना रट्टे मार के होती है। तो रट्टे मारने वाला काम मत करना, क्लियर है। आगे समझिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है स्टडी इन ग्रुप टू सॉल्व डाउट। अब आप अगर अपने पेरेंट्स को बोल रहे हो कि मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूं पढ़ने के लिए, और अगर आपके पेरेंट्स आपको रोक रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास जेन्युइन रीजन है जिसके घर में आप जा रहे हो पढ़ने, वो भी पढ़ाई में अगर अच्छा है, वो उतना सीरियस है जितना सीरियस आप हो, तो ही उसके यहाँ जाना पढ़ने के लिए। या उन्हीं लोगों को अपने घर में बुलाना पढ़ने के लिए, उन्हीं अपने दोस्तों को, या एक ऐसा ग्रुप फॉर्मेशन कर लो जो लोग पढ़ाई को लेके सीरियस हैं, क्योंकि ग्रुप में पढ़ी हुई चीजें जल्दी याद होती हैं, ठीक है। तो अपने पेरेंट्स को आप मनाइए। अगर आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं, दैट मीन्स आपके दोस्त की इमेज या आपने अपने दोस्त की इमेज उतनी अच्छी घर में नहीं बनाई होगी, इस कारण आपके पेरेंट्स आपको मना कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं तो ग्रुप में स्टडी करने उन्हीं के यहाँ जाना जो पढ़ाई में सीरियस हो, ठीक है। ऐसा नहीं आप बैठ गए रात भर, चल यार पढ़ाई करते हैं, और रात भर हम मार रहे हैं गप्पे। तो यहाँ पे ये काम मत करना। मैंने ये चीज शुरुआत में ही बोला कि डिस्ट्रैक्शन को अभी हटा दो, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको आपका दोस्त डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे दोस्तों से 15 दिन के लिए दूरी बना लो, तुम्हारा फ्यूचर संवर जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर ग्रुप मेंबर शुड बी सीरियस। जो एक प्रॉपर ग्रुप फॉर्मेशन करो, वो ग्रुप जो है वो सारे सॉल्व करेगा आपके डाउट्स को। कैसे सर? हो सकता है कुछ सवाल आपको आते हों जो आपके दोस्त को नहीं आते, जब आप उसको समझाओगे तो उस सवाल के आप हो जाओगे मास्टर। या ऐसा हो सकता है आपको कुछ नहीं आता और आपके दोस्त को आता है। जब दोस्त हमें पढ़ाता है तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आती है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज जानता है, क्योंकि वो आपको जानता है कि आप कैसे चीजों को समझोगे। तो जब वो समझाएगा तो जल्दी समझ आएगी एज कंपेयर टू टीचर, ठीक है। तो मैं यहां पे बोलूंगा कि ग्रुप स्टडी अच्छी है, अच्छी तभी है जब सब सीरियस होंगे, क्लियर है।
तो यहाँ पे मुझे लगता था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरीके से अगर प्लानिंग करके चलते हो आप चीजें आराम से कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ वो है प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एग्जाम। अपने आप को तैयार करो एग्जाम के लिए। अब सर वही तो, इसलिए तो आपकी वीडियो सुन रहे हैं। अगर ये मन में ख्याल आ रहा है तो यहाँ पे जो मैं स्टेटमेंट बोलना चाह रहा हूँ वो ये है, प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ फॉर एग्जाम का मतलब है कि एग्जाम से 4 दिन पहले, 1 दिन पहले क्या करें। तो एग्जाम से वो जो 1 दिन पहले वाली स्ट्रेटजी है वो ये है कि आपका स्टेशनरी बॉक्स रेडी होना चाहिए। स्टेशनरी बॉक्स मतलब आपके बॉक्स में पेन, पेंसिल, प्रॉपर रबर, शार्पनर, स्केल, ज्योमेट्री बॉक्स, प्रॉपर तरीके से सब कुछ रेडी होना चाहिए। एग्जाम के अंदर ऐसे ना हो कि एक पेंसिल लेकर गए, उसकी भी नोक टूट गई और शार्पनर नहीं है, फिर दोस्तों से मांग रहे हैं, तो वो काम नहीं करना है, ठीक है। उस समय और स्ट्रेस आ जाएगा। तो भाई एग्जाम से पहले अपना बैग एक बार देख लो अच्छे से, उसमें आपका सब सामान प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड है, जो जो एग्जाम में जरूरत है। पानी की बोतल रेडी है, पानी जरूर लेके जाना एग्जाम में, छोटा छोटा सिप मारते रहना। दिमाग में जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पहुंचते हैं ना, वो जो पानी आप लोग पीते हो उससे बहुत तेज दिमाग दौड़ता है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज सबसे जरूरी है जो एग्जाम से पहले करनी है। विजिट योर सेंटर, ये पॉइंट और जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल एग्जाम है और मुझे मेरे सेंटर का एड्रेस नहीं पता, या मैं अपने सेंटर बहुत समय से नहीं विजिट किया था और मैं एंड टाइम पे जाने में कहीं पे ट्रैफिक में फंस गया। आपको रास्ते पता होना चाहिए। आप जिनके साथ जाने वाले हो उनके साथ एक बार अपने सेंटर को विजिट करके आओ। पहले अपना सेंटर देख कर आओ, कहाँ है, कौन सा एंट्री गेट है, वहाँ के वॉचमैन से बात करो कि भैया जब मैं सुबह आऊँगा तो आप ही मिलोगे यहाँ पे, कैसे अंदर एंट्री होगी। आपको आपके सेंटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो विजिट योर सेंटर, अपने सेंटर को अगर 1 दिन पहले देख लोगे ना तो आधी टेंशन तुम्हारी कम हो जाती है। रियली अगर आपके स्कूल में आपका सेंटर है और आपने अपना स्कूल देखा हुआ है, तब भी मैं कहूंगा 1 दिन पहले जाके, एक रात एक शाम पहले जाके अपने स्कूल को एक बार निहार आना, ठीक है। जहां पे आपने साल भर पढ़ाई की है वो अपना सेंटर देखना जरूरी है। आप देखोगे बहुत सारी पॉजिटिव बातें आपको यहां मिलेंगी। इसी के साथ मैं कहूंगा डोंट टॉक नेगेटिव और डिस्कस बिफोर एग्जाम। बहुत जरूरी पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी ये नहीं बोलना, कभी नेगेटिव मत बोलना कि मुझे नहीं आता। हमेशा पॉजिटिव बोलो, हमेशा ये बोलो कि मुझे बहुत कुछ आता है। खुद से बोलना है, लोगों में ढोल नहीं पीटना। कई बार ऐसा होता है ना, एग्जाम से पहले हमें हमारा दोस्त मिला, उसने पूछा भाई तैयारी कैसे, तो हम उसको बोल देते हैं नहीं यार तैयारी थोड़ी कम है, ढंग से तैयारी नहीं हुई है, तेरी तो बहुत अच्छी होगी। और वो आगे से कहता हाँ हाँ यार मैंने तो तैयारी की है, लेकिन मेरी भी जो है ना इस चैप्टर में तैयारी नहीं हुई। वहां पे और टेंशन होती है। इस तरह का जो डिस्कशन है, इस तरह के डिस्कशन को आपको नहीं करना। एग्जाम से पहले इस चीज को याद रखना कि जिस दिन सुबह एग्जाम देने जा रहे हो उस दिन आपको म्यूट रहना है। म्यूट रहना है मतलब एकदम शांत रहना है। किसी दोस्त, किसी एक्स्ट्रा आदमी से किसी तरह की बात नहीं करनी। आपकी एनर्जी आपको सेव करके रखनी है, उस एनर्जी को पेन और कॉपी के थ्रू उतारना है। तो एनर्जी को सेव करके रखो, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है कि हर बच्चे को फॉलो करनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजी के साथ जाओगे आप एग्जाम क्रैक आराम से कराओगे, बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। एग्जाम के बाद भी कुछ बातें होती हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। अब एग्जाम के बाद क्या सर, एग्जाम तो हो गया, अब काहे की टेंशन। तो भैया अभी पहला ही पेपर होगा, पहले पेपर के बाद और पेपर्स होने वाले हैं, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, लास्ट है। तो मैं ऐसा बोलूंगा एग्जाम के बाद किसी तरह की डिस्कशन अपने दोस्त और अपने पेरेंट्स से जो एग्जाम बीत चुका है उसकी नहीं करनी। जो हो गया सो हो गया, उसकी कोई बात किसी से नहीं करनी। उसका रीजन ये है कि अगर आपने पुराना एग्जाम याद किया, अरे यार मेरा कल का एग्जाम तो बहुत बिगड़ गया, अब पता नहीं मैं आगे कैसे करूंगा, तो आगे वाले एग्जाम के लिए डबल स्ट्रेस आ जाएगा, डबल टेंशन हो जाएगी। ये डबल टेंशन वाले काम नहीं करने। क्लियर है। तो बड़े शांत भाव में जो हो गया हमेशा पॉजिटिव बोलना है। जिससे मिलो, जो आपसे ये पूछे एग्जाम कैसे गया, उसको सिर्फ एक वर्ड में बोलना है, अच्छा गया।
खत्म। एक पॉजिटिव नेचर, एक पॉजिटिव ऑरा जब आप अपने पास में रखेंगे तो ये मेरी गारंटी है कि अगर आपका एग्जाम बिगड़ा भी होगा तो आप जब रिजल्ट चेक करोगे ना तो रिजल्ट अच्छा आने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप अपने आसपास का ऑरा वैसा बना लेते हो, पॉजिटिव नेचर, जिससे बोलो, जिससे मिलो उससे ही बोलो अच्छा गया, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ढोल नहीं पीटने एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद भी, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए लग जाओ। जो हो गया बिगड़ गया तो उसको भूल जाओ, जो बिगड़ गया आगे के लिए अच्छी मेहनत करनी है। तो ये कुछ बेसिक चीजें लग रही थी मुझे, जो मुझे आपसे डिस्कस करनी चाहिए थी, वो मैंने आपसे डिस्कस की यहाँ पर और आपको चीजें समझाई। तो मुझे लगता है मेरी इतनी सारी बातें सुनने के बाद, समझने के बाद आपको ये कुछ बेसिक पॉइंट आपको अपनी कॉपी में अभी लिख लेने चाहिए। तो वीडियो को कर लो पॉज, ठीक है, इन पॉइंट्स को नोट कर लो। इस तरीके से अगर प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाई, जो मैंने पूरी वीडियो में समझाई, उसको मैं यहाँ लास्ट स्लाइड में बहुत इजी तरीके में समझा रहा हूं। क्या क्या मेन पॉइंट थे जो मैंने कवर अप किए कि भैया एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है, नींद पूरी करनी है, पॉजिटिव वाइब्स अपने पास में रखनी है। वाइब्स मतलब एक ऑरा हमेशा पॉजिटिव ही रखना है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, मुझे सब आता है, हमेशा पॉजिटिव वाइब्स। पॉजिटिव वाइब्स अगर नेचर में भेजोगे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कॉन्फिडेंस रखो, आप अपनी तैयारी पे कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, यहां पे समय का भी ध्यान रखना है, तो टाइम मैनेजमेंट। नोट्स प्रॉपर तरीके से डायग्राम फॉर्म में, ब्लॉक फॉर्म में बनाना है। स्टडी मेथड को चेंज करना है हमें। जो मैंने 2 स्टडी के मेथड पढ़ाए वो ये कि डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम के थ्रू अगर अब 15 दिन की पढ़ाई करते हो तो आपको चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। इसी के साथ में अपने वीक पॉइंट्स पे काम करना है। वीक पॉइंट्स क्या हैं? वो जो मैंने शुरुआत में बोला कि एक कागज पे अपने वीक पॉइंट्स लिख लो, और आपके वीक पॉइंट्स आप ही जानते हो, आपके पेरेंट्स भी आपको नहीं उतने अच्छे से जानते जितना आप अपने आप खुद को जानते हो। तो अपने वीक पॉइंट्स को कागज पे लिखो, छोटे छोटे टुकड़े कर दो, उसको फेंक दो डस्टबिन में। उससे ये होगा कि कॉन्फिडेंस आएगा आपको। जब कागज पे लिखोगे ना अपने वीक पॉइंट, आपको समझ आ जाएगा कि मुझे इन्हीं पॉइंट्स पे काम करना है। क्लियर? अवॉइड न्यू टॉपिक्स, मतलब नई चीजें मत पढ़िएगा। जो नहीं पढ़ा साल भर उसको थोड़ा सा अवॉइड ही करो, जो पढ़ा हुआ है उस पर ज्यादा फोकस्ड रहो। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, वही बताया, मोबाइल, लैपटॉप, ठीक है, पेपर, न्यूज़पेपर, टीवीज, दोस्तों की गुपशप, ये सबको अवॉइड करो। फैमिली फंक्शंस, रिवीजन करो, जो आता है उसको रिवाइज करो। रिफ्रेशमेंट एंड रेस्ट, अच्छा खाओ, हेल्दी फूड लो, ठीक है। बाहर का अभी खाना बंद कर दो 15-20 दिन तक, जब तक एग्जाम चल रहा है। तो हेल्दी खाना खाओ, रेस्ट ज्यादा लो, नींद पूरी लो, ठीक है। द डे बिफोर द एग्जामिनेशन, आपको पॉइंट्स मैंने बताए थे कि डे बिफोर क्या करना है। स्टेशनरी पूरी तैयार होनी चाहिए, जाके एक दिन सेंटर पहले देख कर आ जाओ। डू नॉट डिस्कस बिफोर एग्जाम, एग्जाम जब देने जाओ तब किसी से फालतू की बात मत करो, किसी से कोई नया डाउट मत पूछो, किसी का कोई नया डाउट मत सुनो, ठीक है। एग्जाम के बाद डिस्कशन सॉल्यूशंस के नहीं करने। कई लोग कहते हैं डिस्कस करो, कोचिंग सेंटर वाले घर बुला लेते हैं कोचिंग में, बताओ तुम क्या करके आए, वो सब नहीं करना, ठीक है। आगे के लिए फोकस करना है। तो एग्जाम के बाद क्या करना है, एग्जाम से पहले क्या करना है, कैसी प्लानिंग रखनी है, ये सब बातें मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आपके अपने अभिषेक सर आपके साथ डिस्कस करने आए थे। तो भैया 100% फ्री एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे, और वो भी इतने अच्छे मोटिवेशनल लेक्चर, प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ। तो चलिए यहां पे मैं लेता हूं आपसे विदाई और आपको करता हूं आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो बी कॉन्फिडेंट, अच्छा होगा ये मुझे पता है। वापस मुझे कमेंट जरूर बताना एग्जाम कैसा गया।